है एक एक्सीडेंट जहां पर हमारी फीमेल लीड जून अपनी एक्सपेंसिव कार से कहीं जा रही थी और वहीं पर हमारे मेल लीड जैक अपनी सिंपल इलेक्ट्रिक स्कूटर से उनकी गाड़ी को ठोक देते हैं। जिस पर जून जब अपनी गाड़ी से उतरती है देखने के लिए कि आखिर यह कौन था जिसने उनकी गाड़ी को ठोका, तब इधर हम जैक को देखते हैं जो कि अपनी इलेक्ट्रो स्कूटर के लिए रोना शुरू कर देता है। तभी जब वह जून को देखता है तो उसे पूछता है कि आपकी जो भी एक्सपेंसेस आएंगे इस गाड़ी को बनाने के लिए वो मैं देने को तैयार हूँ। जिस पर जून कहती है ठीक है, मुझे R20 लाख दे देना। जिस पर जैक सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी हमारी हीरोइन जैसे ही जैक को देखती है उसे एक फ्लैशबैक आता है कि कैसे बचपन में जब वह डूब रही थी तब एक लड़के ने आकर उसे बचाया था। वह असल में उसके बचपन का प्यार था और हमारी हीरोइन उसे पहचान जाती है, वह जैक ही था। इसके बाद वह उससे पूछने लगती है कि तुम कितने साल के हो, क्या करते हो, जिस पर जैक सारी चीज़ों का जवाब देता है। और फिर जून उसे अपना कार्ड देकर चली जाती है और कहती है 1 हफ्ते के अंदर मुझे R2 ट्रांसफ़र कर देना। इधर जैक सोच में पड़ जाता है कि वह इतने पैसे कहाँ से लाएगा। मैं 1 साल मेहनत करता हूँ तब जाकर मेरे पास इतने पैसे आते हैं, ये मैं 1 हफ्ते में कहाँ से लेकर आऊँगा। और फिर जब वह कार्ड पर नाम देखता है, जून चीन के सबसे रिचेस्ट आदमी की बेटी थी, तब यही सोचने लगता है कि आखिर वह इस कर्ज को पे कैसे करे, क्योंकि वह इतने बड़े आदमी से पंगा नहीं लेना चाहता था। जिसके बाद जून जैक को मिलने के लिए शाम को बुलाती है। तब वह उससे कार के अंदर ही कहना शुरू कर देती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो एक और चांस मैं तुम्हें दे सकती हूँ यह कर्ज उतारने के लिए। जिस पर जैक पूछता है क्या? तब जून बताती है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बॉडी पसंद आई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बॉडी दो। जिस पर जैक साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जिस पर जून कहती है ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद R2 लेकर आ जाना। तभी यह सुनकर जैक मना नहीं करता और वे दोनों पहुंच जाते हैं जून के घर पर, जहां जून और जैक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर जून उठकर कुछ बुक्स पढ़ रही थी, लेकिन जैक की नींद नहीं खुली थी और वह सो रहा था। वह जैसे ही उठता है वह जून को देखता है, तब उससे यही कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं रहा। जिस पर जून कहती है ठीक है, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस पर वह अपने कपड़े उठाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन वहीं पर भूल जाता है। जून सोचती है ये कितना पागल आदमी है। और उसके बाद शाम को हम देखते हैं जैक इंतज़ार कर रहा था एक सड़क पर जून का, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं। उनमें एक औरत भी होती है जो कि जैक को देखते ही अपने मन में सोचती है कि यह वही है जिसने मुझे मेरे काम में परेशान किया था और मुझे चोरी नहीं करने दी थी। और फिर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं एक दिन रास्ते पर अकेले जा रही थी और इसने मुझे छूने की कोशिश की है। सुनकर उसका बॉयफ्रेंड अपने लोगों को भेजता है जैक को मारने के लिए। तभी उसके लोग जैसे ही जैक को पकड़ लेते हैं, वापस जून आ जाती है और जून को देखकर वे सारे गुंडे उसे पहचान जाते हैं, जिस पर उस आदमी की गर्लफ्रेंड नहीं पहचानती है। तब उसका बॉयफ्रेंड और कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बहस कर रही हो? तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगना शुरू करो। फिर वे लोग सब घटनाओं पर बैठकर जून और जैक से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। जून उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहती है। इधर जैक कुछ और बात नहीं करता, तुरंत अपने काम पर आ जाता है कि मेरा फ़ोन छूट गया था, आप मुझे वहीं देना थी, क्या आप दे दोगी? जिस पर जून की बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ ही हुई थी और वह कहती है कि तुम्हें इतने अच्छे लड़कों में से यही छोटा सा पप्पी पसंद आया? जिस पर जून कहती है यह इतना भी बुरा नहीं दिखता और अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे इसके साथ कुछ अकेले में बात करनी है। जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और ये दोनों आ जाते हैं दोबारा जून के घर में, जहाँ पर जून जैक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं होता। और तब एक किस के लिए जून जैक का फ़ोन पानी में फेंक रही होती है, जिस पर जैक अपना फ़ोन बचाता है, लेकिन जून कहती है ये फ़ोन तभी बचेगा जब तुम मुझे एक किस करोगे। जिस पर वह 3, 2, 1 का काउंट शुरू कर देती है। जैसे ही वह 1 कहती है, जैक कहता है ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन मत फेंको।
जिसके बाद जून उसे सोफे पर बैठाती है, उसे किस करती है और दोनों दोबारा आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। जैक को यह चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। दोबारा जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह तुरंत उठकर जून से दूर चला जाता है और फिर अपने कपड़े लेकर सीधे उसके घर के बाहर चला जाता है। जून इधर सोचती है कि आखिर यह कितना इनोसेंट और कितना अच्छा है, इसको मेरे पैसों से भी मतलब नहीं है, ना ये मुझसे प्यार करता है। और फिर इस चीज़ से तो हमारी जून उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर जैक बीजिंग के सबसे बड़े होटल में वेटर का काम करने लगता है और जैक का बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ वहीं पर लग जाता है। तभी उनका मैनेजर आता है और उनको इस रेस्टोरेंट की सारी चीज़ें समझा देता है। जिसके बाद वे दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर ये लोग इधर अच्छे से काम करते हैं तब इनकी सैलरी तो इन्हें मिलेगी ही, प्लस उस पर इन्हें कमीशन भी मिलेगा। ये लोग दोनों ये सारी बातें जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर जैक भी सोचता है कि उसकी जितनी भी कर्ज है वह सारी उतर जाएगी। इन दोनों की आपस में बात चल रही थी कि तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है और वह जैक को देखकर सोचने लगती है कि अच्छा, अब यह यहाँ पर काम करने आया है, लेकिन ये कितना हैंडसम लग रहा है इस सूट में। तभी जैक का दोस्त सोचता है कि शायद वह उसे देखकर गई और अपने मन में खुश होना शुरू हो जाता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। जिसके बाद हम देखते हैं जैक एक टेबल को अटेंड करने के लिए वहाँ पर खड़ा रहता है, जहाँ पर एक आदमी होता है जो उससे कहता है कि इस टेबल पर जितनी वाइन रखी हैं क्या तुम सब पी सकते हो, जिस पर वह मना कर देता है। लेकिन वह आदमी कहता है मैं तुम्हें टिप दूंगा अगर तुम पी लोगे तो। जिस पर उसी टेबल पर बैठा उसका दोस्त कहता है कि तुम इसे मना कर रहे हो, तुम जानते हो ये कौन है। और जैक जब उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता तब वह आदमी अपना टेबल पर से उठाता है और अपने लोगों से कहता है कि इसे ज़बरदस्ती पिलाना शुरू करो। जिसके बाद उसके आदमी जैक को पकड़ते हैं और उसे ज़बरदस्ती पिलाना शुरू कर देते हैं। वे लोग खड़े होकर वहीं पर हंस रहे थे, तभी हमारी जून वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर उस आदमी को एक लात मारती है। जिसके बाद वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और जब ये लोग सब पहचान जाते हैं कि जून कौन है, तब जून उस आदमी से कहती है कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तब तुम्हें कैसा लगेगा। जिस पर वह आदमी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि यह तुम्हारे जानकार हैं। जिसके बाद जून अपने आदमियों से कहती है कि 100 बॉटल्स वाइन और मंगवाओ और इस आदमी को ज़बरदस्ती पिलाओ। जिसके बाद जब वह आदमी कहता है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तब जून कहती है तुमने जिससे पंगा लिया है अब तुम्हें यह बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। और फिर मैनेजर अपने आदमियों को बुलाता है और उसको होटल से बाहर फेंकवा देता है। तभी वहाँ पर जून की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। वह कहती है कि जून ने तुम्हें बचाया, तो तुम्हें नहीं लगता जैक तुम्हें जून को थैंक यू बोलना चाहिए। जिस पर जैक तुरंत ही जून को बहुत सारा थैंक यू बोलना शुरू कर देता है। जिसके बाद जून भी वहाँ से जाने लगती है, तब उसका पैर मुड़ जाता है और तब उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि अब इसका पैर मुड़ गया है तो तुम्हें उठाकर इसे लेकर जाना होगा। जिस पर जैक थोड़ा तो हिचकिचाता है, लेकिन जब वह सोचता है कि हाँ, जून ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है, अभी तो उसे भी करनी चाहिए, तब वह जून के पास जाता है। किस करने की कोशिश करना शुरू कर देती है, जिस पर उसे थोड़ा अजीब लगना शुरू हो जाता है। तब वह कहता है कि यहाँ पर कुछ मत करो, क्योंकि यह जगह एक पब्लिक प्लेस है और मुझे यह सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही। जिस पर जून उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। तब जैक कहता है कि ये सब करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अब तुमसे कोई लोन नहीं लेना, न मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बॉडी का यूज़ करके तुम्हें रीपे करूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। जिसके बाद जून कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे देना, क्योंकि जितने की मेरी शूज़ अभी टूटी है तुम्हें पता ही है कितनी महंगी है। जिस पर जैक कहता है कि मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करती हो, क्योंकि आप बोर्न ही रिच हुई हो और मैं गरीब, इसलिए मुझे अपनी बॉडी का इस्तेमाल तो नहीं करना, लेकिन हाँ, मैं मेहनत ज़रूर करूँगा और आपके पैसे देने की पूरी कोशिश करूँगा। जिसके बाद वह उसे गोद में उठाता है और छोड़ आता है। तभी वहाँ पर उससे पूछने लगती है कि आपकी यह सोच कितनी की है, मैं आपको ज़रूर कॉम्पनसेट कर दूँगी। जिस पर जून कहती है मेरा बस तुमसे एक सवाल है,
तुम कितने बजे फ्री हो जाते हो रात को? जिस पर वह बता देता है 11 PM। उसके बाद जून वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जून और उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना काम करके होटल के बाहर खड़े थे, कैब का वेट कर रहे थे। वे लोग पहले तो सोचने लगते हैं कि आखिर हम लोग जाएं कैसे। पहले तो वे लोग कैब करने का सोचते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनके अकाउंट में इतने पैसे तो हैं ही नहीं। जिसके बाद फिर वे लोग सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ पर हमारी हीरोइन कार लेकर आ जाती है, और फिर उसे देखकर हीरो का बेस्ट फ्रेंड पागल ही हो जाता है। पहली बार कोई लड़की उसे सामने से लाइन दे रही थी। वह तो सोचता है कि वह तो उसी के लिए आई है, इसलिए वह तुरंत हीरो को भी उस कार में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। इधर कार में बैठते ही जून जैक को छूने की कोशिश करती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसके थोड़े से पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे दूर कर देता है। जिसके बाद हम इधर देखते हैं आगे बैठा जैक का बेस्ट फ्रेंड जून से कुछ सवाल करना शुरू कर देता है। वह पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम बहुत खूबसूरत हो। और जैसे ही जून उसे अपना नाम बताती है वह शॉक हो जाता है और फिर चुपचाप बैठ जाता है, पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता। जैसे ही जैक के घर के पास वाले रास्ते पर वे लोग आ जाते हैं, तब जैक का बेस्ट फ्रेंड तो गाड़ी से उतरकर तुरंत भागता हुआ चला जाता है और फिर बोलना शुरू कर देता है कि आज से मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं कभी किसी अजनबी की गाड़ी में तुम्हें बैठाने के लिए नहीं बोलूँगा। वह तो अच्छा हुआ कि हम लोग सही सलामत पहुँच गए, अब से मैं शेयर्ड बाइक करके ही आऊँगा। और वह पीछे घूम के देखता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड वहाँ होता ही नहीं है। तब वह समझ जाता है कि उसे वह औरत ले गई। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कार में हमारे हीरो और हीरोइन के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैक कहता है मुझे तुम्हारा पपेट बनकर नहीं रहना, बल्कि मुझे अपनी मेहनत से कमाना है, और जो भी तुम्हारा लोन है मैं उसे पे कर दूंगा। तभी हमारी हीरोइन यह सब बात सुनती है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह पूछती है कि क्या मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? जिस पर जैक कहता है कि प्यार ज़बरदस्ती कोई किसी से नहीं करवा सकता, और अब मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारा पप्पेट बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं एक छोटे परिवार का लड़का हूँ, मुझे कमा कर अपनी फैमिली को भी देखना है। जिसके बाद हमारी हीरोइन कहती है ठीक है, तुम क्या चाहते हो? जिस पर जैक कहता है मुझे जाना है, और फिर गाड़ी रुकती है और जैक वहीं पर उतर जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैक अपने काम पर उसी होटल में जाता है और मैनेजर से बात करना शुरू कर देता है कि उसे अब इस काम को नहीं करना, क्योंकि वह एक स्टूडेंट है, उसे पढ़ना लिखना भी है और इतनी बड़ी नौकरी उससे नहीं संभाली जाएगी। तभी मैनेजर सोचता है कि आखिर इतनी जल्दी काम क्यों छोड़ना है, जिस पर वह उसे टाइम तो देता है, लेकिन जैक को कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन बस इतना कहता है कि मुझे मेरी हायर अथॉरिटीज़ से बात करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा। और फिर वह जाकर तुरंत जून को कॉल लगाकर बताना शुरू कर देता है कि जैक अपना काम छोड़ना चाहता है। जिस पर जून उधर से कहती है कि उसे अभी कुछ भी कहकर काम पर रख लो और जाने मत दो। और फिर जून अपने मन में सोचना शुरू कर देती है कि वह हमारा ही रेस्टोरेंट है, और अगर वह वहाँ पर काम करेगा तब मैं कभी भी उससे मिल सकती हूँ, और वह मेरे ही अंडर में रहेगा, कहीं जा भी नहीं पाएगा। इधर मैनेजर जैक को जवाब देता है कि अभी वह काम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह अपने काम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इतने अच्छे वेटर को हम लोग काम से इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। जैक को थोड़ी सी हैरानी भी होती है, लेकिन फिर उसका मैनेजर उससे कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, अगर तुम्हें कल से यहाँ पर कोई भी परेशान करेगा तो तुम मुझे आकर बता देना, मैं ज़रूर उसे बाहर निकलवा दूंगा रेस्टोरेंट से, लेकिन तुम हमारी नौकरी छोड़कर मत जाओ। जैक मैनेजर की इतनी अच्छी बात सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर यह मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है, लेकिन फिर वह इस काम को कंटिन्यू करने के लिए मान जाता है। और फिर हम देखते हैं जैक एक टेबल अटेंड करता है, जो जून के स्कूल के सारे दोस्तों का एक रियूनियन होता है। वहीं पर एक औरत होती है जो कि थोड़ी सी बीमार होती है, और वह ज़बरदस्ती जैक का अटेंशन लेने की कोशिश करने लग जाती है। जैक भी उसे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देता है। तभी वहाँ पर जून और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आकर टेबल पर बैठ जाती हैं।
सब लोग जून और उस लड़की को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वह औरत जून से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी। जिसके बाद जब सारे लोग बात करना शुरू कर देते हैं इन दोनों के बारे में, तब इन दोनों के बीच में भी छोटी सी बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि जून की बेस्ट फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा मुंहफट थी। वह बीच में बोलने लग जाती है कि इनकी इतनी अच्छी बॉडी है तो ये इतना अच्छा कपड़ा पहनेंगे, और तुम अपने आप को देखो, एक सूखी हुई लकड़ी लगती हो, तो तुम पर इतना अच्छा कपड़ा कहाँ से सूट करेगा। जिसके बाद जैक वहीं पर मुंह बंद करके चुपचाप खड़ा होता है और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं कहता। जिस पर उस औरत की तबीयत तो ठीक नहीं थी, वह जैक को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, क्या तुम मुझे उठा सकते हो और हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो। जिस पर जैक कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपको लेकर जा सकता हूँ, और फिर उसे पकड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद वह जैक से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें आखिर क्या कहकर बुलाऊं। जिस पर जैक उसे अपना नाम बताता है, तब वह उसे बहुत प्यार से बुलाना शुरू कर देती है। यह सब जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इधर जून की बेस्ट फ्रेंड बोलती है यहाँ पर एक स्कूल का रियूनियन चल रहा है, तुम दोनों का प्यार नहीं, तुम इतने प्यार से उसे क्यों बुला रही हो। तभी जून उठती है और कहती है कि मेरी गाड़ी में वाइन की कुछ बॉटल्स रखी हैं, तो मेरे साथ उसे लाने के लिए चलो। जिस पर वह औरत कहती है पहले तुम उसके साथ चले जाओ, फिर मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना। इधर नीचे गैराज में हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर जब जैक पूछता है कि कहाँ रखी हैं वह वाइन की बॉटल्स, जिस पर जून कहती है कार के बॉक्स में। और जब जैक वहाँ पर देखने जाता है तब उसके अंदर कोई भी बॉटल्स नहीं होते। तब जैक कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या मुझे यूं ही लेकर आ गई। जिस पर जून कहती है अगर तुम्हें कोई ऐसे छुएगा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए अपने लिमिट में रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, तभी तुम फ़ायदे में रहोगे। और फिर वहीं पर जैक के क्लोज जाना शुरू कर देती है और उसे ज़बरदस्ती किस भी करने लगती है और कहती है इस बार तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और फिर उसे कहती है ऊपर जाकर मैनेजर से कहो कि मुझे 2 बॉटल्स वाइन चाहिए। जिस पर जैक कहता है कि जब तुम्हारे गाड़ी के ट्रंक में वाइन थे ही नहीं तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई। जिस पर जून कहती है कि आगे से अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं वह तुम्हें बताने आई थी। और फिर वह जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगती है किस करने के लिए, तभी हमारा हीरो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जिसके बाद इधर हम देखते हैं जैक और जून दोनों वापस आ गए थे वाइन लेकर, और इस औरत की एक्टिंग यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वह बार बार एक ही चीज़ कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहा है जैक, क्या तुम मुझे नीचे ले जाकर बिठा सकते हो। जिस पर वह जून की तरफ देखता है और फिर तुरंत उस औरत के पास जाता है और कहने लगता है हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाता है। इधर जून उसे देखती रह जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। जैक फिर उसे नीचे छोड़ देता है और उसके मन में यही चल रहा होता है कि अगर मैंने एक बार फिर उसकी बात नहीं मानी तो क्या वह दोबारा मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगी या फिर मुझे सबके सामने किस कर लेगी। जिसके बाद वह एक मैसेज देखता है अपने फ़ोन में। जून ने उसे मैसेज किया था, जिसे देखकर वह सोचता है कितनी पागल औरत है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जून अपने दादाजी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है और तुम्हें जाकर उससे मिलना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो। जिस पर जून साफ साफ मना कर देती है ये कहकर कि उसे अभी शादी नहीं करनी। और फिर जब उसके दादाजी उसे फोर्स करते हैं तब वह सीधा कहती है कि इतने मॉडर्न ज़माने में भी आपको अभी भी मेरी अरेंज मैरिज ही करवानी है, आप क्या पागल हो गए हैं। आपके बुज़ुर्गों की तरह मुझे मेरा पति नहीं चाहिए, मैं खुद ढूंढ लूँगी वह इंसान जिससे मुझे शादी करनी है, और मुझे आप थोड़े दिनों का समय दे दीजिए। जिस पर दादाजी कहते हैं अगर तुम नहीं जाओगी उस आदमी से मिलने तब मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइस देता हूँ, या तो ब्लाइंड डेट या फिर मेरा फ्यूनरल अटेंड करने आ जाना। जिस पर फिर जून दादाजी की बात नहीं टाल पाती, इसलिए वह चली जाती है उस ब्लाइंड डेट पर, जहाँ पर उसे मिलता है फू। वह तो पूरा ही दीवाना होता है जून का, और उसे अटेंड करने भी हमारा जैक ही जाता। जिसके बाद उनसे मिलने के बाद पहले तो वह दोनों आपस में एक दूसरे के सरनेम को जानते हैं और उसके बाद कुछ कुछ ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जैक जून को उस आदमी के साथ देखता है तब वह यही सोचने लगता है कि यह कितना अच्छा आदमी है।
अगर जून इससे प्यार करने लगेगी तो शायद ये मेरा पीछा छोड़ दे। और फिर वह अपने मन में यही प्रे करता है कि जून इस आदमी से प्यार करने लग जाए। जिसके बाद फू जून को वहीं पर प्रपोज कर देता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हो सकता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा। ये सारी बातें वहीं पर खड़ा जैक भी सुनता है। वह सोचता है कि जून को हाँ कर देना चाहिए जिससे मेरा पीछा उससे छूट जाए। लेकिन हमारी हीरोइन फू को साफ साफ मना कर देती है, यह कहकर कि हमारी फैमिली को ऐसा कोई भी लड़का नहीं चाहिए जो उसे परेशान न करे। क्योंकि मैं बचपन से अपने घर में परेशान नहीं हुई हूँ तो मुझे यकीन है कोई तो ऐसा मिलेगा ही जो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। तो ये बात तो आप मत ही कहो, और उल्टा मेरे पास इतना है कि किसी की औकात नहीं है मुझे परेशान करने की। जिस पर हमारे मिस्टर फू का तो मुंह वहीं पर बन जाता है। तब वह पूछता है कि तब आपको कैसे लड़कों में इंटरेस्ट है। जिसके बाद जून तुरंत उठती है और जैक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैक वहीं पर कुछ बोलने वाला होता है, तभी जून उसे किस कर देती है और कहती है कि ये किस तुम्हारी पेंडिंग थी तो सोचा यहीं कर दूँ। और तभी फू ये सारी चीज़ें देख नहीं पाता, उठता है और तुरंत कहता है, तब आप मेरे साथ खेल रही थी लेकिन आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और फिर वह जैक को भी अपने साथ टेबल पर बैठा लेती है खाना खाने के लिए और फू को दिखाने के लिए उसके सामने ही उससे चिपकना शुरू कर देती है। जिसके बाद फू कहता है कि ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। जिस पर फिर जून तुरंत उठती है और वहाँ से चली जाती है। इधर फू जैक से पूछना शुरू कर देता है कि तुम आखिर कैसे जानते हो जून को और तुम्हारा और उसका क्या रिलेशन है। जिस पर जैक कहता है, मुझे इन सवालों का जवाब नहीं देना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिस पर फू कहता है, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है उसे डिज़र्व करने की, लेकिन फिर भी वह आज तुम्हारे साथ है, तब तुम्हारे अंदर कोई तो बात होगी। जिस पर जैक उसे बहुत ही अच्छे तरीके से इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह अपने मन में यही कहता है कि इस चीज़ का फ़ाइन तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हम उसी दिन शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक अपना घर जा रहा था काम करके। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे उठा लेते हैं और एक कोने में ले जाकर बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। और फिर वो लोग मारकर उससे कहते हैं कि तुम जून से दूर ही रहना अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। जिसके बाद जैक उठता है और जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है, जहां पर जब उसका बेस्ट फ्रेंड उससे मिलता है तब उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, किसी ने तुम्हें मारा है क्या। जिस पर जैक कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एक जगह गिर गया था। और फिर जैक उसे बताता है कि उसका लेफ़्ट शोल्डर टूट गया है। जिसके बाद उसका दोस्त उसे सही करने की थोड़ी सी कोशिश करता है और झटका देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे देख रहे थे और पहले उससे कह रहे थे कि अपने कपड़े उतारो, और वहां पर नर्स भी खड़ी होती है। वो कुछ ज़्यादा ही चिल्लाना शुरू कर देती है, कहती है कि डॉक्टर को इतना भी टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे लिए ही खड़े रहें, इसलिए अपने कपड़े जल्दी से उतार लो। तभी वहाँ पर जून आ जाती है और वह कहती है कि डॉक्टर इसे क्या हुआ है, और फिर जून उसका कपड़ा उतारना शुरू कर देती है। जिस पर जैक उसे मना कर देता है और नर्स चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम दोनों का अगर हो गया है तो अपने जल्दी उतार लो, डॉक्टर को कहीं जाना है। जिस पर जून नर्स को चुप रहने के लिए कह देती है, जिस पर नर्स जून से बहस करना शुरू कर देती है। तभी डॉक्टर उसे डांटते हैं और वह नर्स सॉरी सॉरी कहकर फिर वहाँ से चली तो जाती है। लेकिन जून डॉक्टर से कहती है कि आपको इसका ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। जिसके बाद डॉक्टर जैक का शोल्डर ठीक कर देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें थोड़े दिन का रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद जून जैक को लेकर वहाँ से बाहर जा ही रही होती है कि तब उससे पूछती है कि तुम्हारा चोट अब ठीक तो है और तुम्हें किसने मारा। तब जैक जून को कुछ तो बताना चाहता है, लेकिन तभी जून के फ़ोन में कॉल आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का, और वह उससे कहती है कि यहाँ पर सब आ गए हैं, एक तुम ही नहीं आए हो और सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर जून कहती है ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। और फिर वह जैक से कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ, मुझे और भी ज़्यादा काम है। फिर इधर हम देखते हैं जून और उसकी बेस्ट फ्रेंड को, जो कि जैक के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। जून की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के मैंने देख रखे हैं, पता नहीं वो सब तुम्हें पसंद क्यों नहीं आते। लेकिन तुम्हें पसंद कौन आया? वही वेटर जो कि वहाँ पर खड़े होकर सबको सर्व कर रहा था।
तुम्हें थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। और फिर उसके बाद वह जून के सामने बहुत सारे लड़कों को लाकर जून के सामने खड़ा कर देती है, लेकिन जून को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद जून की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम्हें उस लड़के में दिखता क्या है? मुझे नहीं पता, वो तुम्हें भाव भी नहीं देता, लेकिन तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो, उसका पीछा अब छोड़ दो। जिस पर जून कहती है कि तुम मुझे अगर ज्ञान देना बंद करोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर जून अपना फ़ोन चेक करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर हम देखते हैं जैक और उसका बेस्ट फ्रेंड काम करके अपने घर को जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें वही औरत मिलती है, जून के स्कूल की फ्रेंड मिंग, जो कि जैक को जैसे ही देखती है उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैं भी घर जा रही थी, तो क्या मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूं? जिस पर जैक का बेस्ट फ्रेंड दोबारा उड़ना शुरू कर देता है। तभी जैक उसे पीछे से मारता है और फिर दोनों मिलकर मिंग को वहीं पर मना कर देते हैं। जिसके बाद मिंग को थोड़ा बुरा तो लगता है और फिर जैक लेकिन उसे बहुत अच्छा जवाब दे देता है कि हमें और पैसे कमाने हैं, इसलिए हम अभी घर नहीं जाएंगे। तभी मिंग जैक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तभी जैक का बेस्ट फ्रेंड वहीं पर कुछ गड़बड़ाना शुरू कर देता है कि इसकी तो एक बहुत बेकार गर्लफ्रेंड है जो कि सिर्फ इस बॉडी से प्यार करती है। तभी जैक मिंग को जवाब देता है कि बहुत ही ज़्यादा रात हो रही है, अब हमें घर जाना चाहिए। और फिर वह अपने बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। इधर मिंग खड़ी खड़ी सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर इधर हम देखते हैं जून अपने घर पर होती है और तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे कहने लगती है कि मिंग का एक बर्थडे पार्टी है और हमें जाना चाहिए। जिस पर पहले तो जून मना कर देती है कि क्या करके, ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स में मुझे जाना पसंद नहीं है, कोई गिफ्ट लेकर तुम ही दे आना। जिसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि वहाँ पर तुम अपने पप्पी से भी मिल लोगी। यह सुनकर तो जून एक बार को सोचती है कि हाँ, जाना तो चाहिए, और फिर वह जाने के लिए मान भी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग सब रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर मिंग भी आई होती है। ये लोग सब बैठकर खाना खाते हैं और साथ ही में ट्रुथ ऑनर डेयर खेलते हैं। उस गेम में जून ट्रुथ लेती है और जून की बेस्ट फ्रेंड उससे पूछना शुरू कर देती है, तब तुम पहले ये बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो। जिस पर जून उन सबको हिंट दे देती है, लेकिन जब सब पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो कौन है, हमें भी जानना है, तब जून उन लोगों को उससे मिलवाने से मना कर देती है। वहाँ पर जैक खड़ा होता है और वह बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होना शुरू हो जाता है और इधर मिंग को भी बहुत ही ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है। तभी जब पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती है और सब वहाँ से चले जाते हैं, तब जैक वहाँ पर रहता है और वह प्लेट उठा रहा होता है। वहाँ पर जून आ जाती है और उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। तब जैक उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, तुमने ड्रिंक किया हुआ है और तुम्हें अभी कुछ भी सही गलत समझ नहीं आ रहा है। जिस पर जून कहती है कि क्या हुआ, सही गलत समझकर मैं क्या ही करूँगी, मुझे तो तुम चाहिए और तुम मेरे पास हो। जिसके बाद जैक को जून को दूर रखने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब वह एक चाकू लेता है और जून की तरफ कर देता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे दूर नहीं रही तो मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। तभी जून कहती है कि कोई बात नहीं, कर दो, और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद जैक जब देखता है कि इससे भी जून को फर्क नहीं पड़ रहा, तब वह अपनी तरफ चाकू कर लेता है और कहने लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मुझे अमीरों का खिलौना बनकर नहीं रहना है। तुमने मुझे उसी हैसियत से अभी तक अपने पास रखा है, इसलिए मैं खुद को ही कुछ कर लूँगा, लेकिन अब तुम्हारा खिलौना बनकर नहीं रहूँगा। जिसके बाद वह चाकू जैक अपने चेस्ट में मार लेता है और फिर वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जून उसे लेकर फटाफट से हॉस्पिटल आ जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा डरी होती है, यह सोचकर कि कहीं जैक को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वह सच में उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, वो उनसे कहने लगती है कि बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, बेस्ट मेडिसिन दीजिए, लेकिन मुझे वह इंसान ज़िंदा चाहिए। और फिर डॉक्टर कहते हैं हाँ, हमने सब कुछ बेस्ट ही किया है और आगे भी हम ट्रीटमेंट अच्छा ही देंगे। ये सब कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इधर जून सोच रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए था जिससे तुम खुद को ही मारने पर आ जाओ।
और फिर हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून बहुत ही परेशान थी। तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और जून से कहती है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे कंपनी के लिए, हमें इसे हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। तभी जून के फ़ोन में हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जैक को होश आ गया है। तभी जून उठती है और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि तुम यह अपॉर्चुनिटी लेकर आई हो तो इसे तुम ही साइन कर लो, जिस पर जून की बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं। इधर फिर हमारी हीरोइन पहुंच जाती है हॉस्पिटल जैक से मिलने के लिए। वह उसके लिए खाना भी लेकर आती है। जैसे ही वह रूम में एंटर करती है उससे पहले ही वह देख लेती है कि जैक के पास ऑलरेडी मिंग आकर बैठी है और वह उससे पूछना शुरू कर देती है। जिसके बाद जून पूछती है कि आखिर यह तुम्हारे साथ किसने किया, तुम्हें किसने मारा जैक ने। जिस पर जैक कहता है कि नहीं, मुझे खुद से चोट लग गई थी, आपको ये सारी चीज़ें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए। यह सब जून दूर से देख रही थी। इधर मिंग जैक से पूछ ही रही थी बार बार कि यह तुम्हारे साथ किसने किया, प्लीज़ मुझे बताओ। जिस पर जैक कहता है कि मैं खुद से गिर गया था, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। जिस पर मिंग कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिस पर जैक फिर से वही जवाब देता है कि मैं सच में खुद से गिर गया था, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें बाहर से जून भी सुन रही थी और वह सोचती है कि मुझसे इतनी नफ़रत करने के बाद भी यह मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा कर रहा है। जिसके बाद जून वो टिफ़िन बाहर ही रख देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जून बहुत ही सैड होकर बैठी थी और वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है और फिर वह उसे प्रोजेक्ट के बारे में जून को बताती है। जून इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, तब वह खुद से ही अपना रिवॉर्ड लेकर जून के पास से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जून इधर अपने घर पर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और यही सोचने लगती है कि आखिर जैक उससे प्यार क्यों नहीं करता, क्या वह बहुत ही बेकार दिखती है जिससे कोई भी लड़का प्यार नहीं कर सकता। और फिर तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है बचपन का कि कैसे उसके अंकल ने उसे बचपन में ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी किस्मत से बच गई। और फिर उसे याद आता है कि कैसे अपने बचपन के प्यार को उसने एक पेंडेंट दिया था और कहा था कि इसे संभाल कर रखो, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। अब हम लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। और फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं वह रो रो कर याद कर रही थी अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड को। जिसके बाद इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था, यह कहकर कि अब तुम्हारी इंजरी बिल्कुल ठीक है और 3-4 दिन रेस्ट करने के बाद तुम बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है ढेर सारा खाना लेकर और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी न्यूट्रिशन लेकर आई हूँ जिसे खाकर तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। लेकिन जैक उसे साफ साफ मना कर देता है, यह कहकर कि आपके पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर, अब मुझे और नहीं चाहिए। और फिर इधर मिंग अपने मन में सोचती है कि हाँ, तुम्हें तो उस औरत से मिलने की जल्दी होगी तो तुम मुझे तो भगाओगे ही। लेकिन फिर भी वह जैक को रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। वह कहती है कि तुम अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए पूरी तरह से, तुम्हें अभी अच्छे से खाना खाना चाहिए। और फिर वह बहुत ही ज़्यादा जिद करना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा। जिसके बाद जैक कहता है कि पहले मैं हॉस्पिटल का बिल देकर आ जाता हूँ, मैं उसके बाद खाऊंगा। जिसके बाद वह पहुँच जाता है बिलिंग काउंटर पर, जहाँ पर वह जब अपने बिल के बारे में पूछता है तब उसे काउंटर पर बताया जाता है कि उसका बिल तो पहले ही किसी ने पे कर दिया है। जब जैक पूछता है कि कितने का बिल आया था तब उसे बताया जाता है कि बिल 1 मिलियन का था। और फिर जब जैक पूछता है कि आखिर यह बिल पे किसने किया, तब ये कॉन्फिडेंशियल जवाब देने से वह लोग मना कर देते हैं। जिसके बाद जैक दोबारा अपने रूम में आ जाता है और वह मिंग से पूछना शुरू कर देता है कि क्या आपने मेरे हॉस्पिटल का बिल लिया है। जिस पर मिंग कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं दिया, लेकिन मैं 1 सेकंड अपने फादर से पूछ लेती हूँ, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो क्या पता उन्होंने तुम्हारा बिल पे कर दिया हो। जिसके बाद वह अपने फादर को कॉल लगाती है और फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ, मैंने ही हॉस्पिटल का बिल पे किया था। ये सब सुनकर जैक कहने लगता है कि ये सब करने की आपको क्या ज़रूरत थी,
जिस पर मिंग कहती है कि हमारे बीच में पैसों को मत लाओ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और फिर वहीं पर उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर जून आ जाती है और इन्हें दोनों को एक साथ देख लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर जैक उसे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि आप मुझे पैसों से खरीदना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कमाऊंगा और आपको आपके पैसे दे दूंगा। जिसके बाद मिंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं तब तक वेट करूंगी जब तक तुम अपना जवाब नहीं दे देते। और फिर हम देखते हैं जैक मिंग को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर मिंग उसका घर देखती है और कहती है कि यह कितना छोटा सा घर है, तुम यहाँ पर कैसे रहते हो। जिस पर जैक कहता है कि अब मुझे यहाँ की आदत हो गई है। तब मिंग कहती है कि तुम्हें अब मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए, मैं वहाँ पर तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें वह खिलाऊंगी। जिस पर जैक उसे मना कर देता है। और इधर हम देखते हैं नीचे जून खड़ी होती है, जैक का इंतज़ार कर रही होती है। तभी मिंग नीचे उतरती है गुस्से में और फिर वह देखती है जून को। तब वह उसे जाकर कहना शुरू कर देती है कि जैक तो अब मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान गया है, इसीलिए तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। जिस पर जून उसे कहती है कि वह चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या ना हो, मैं उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर तो मिंग के पूरे शरीर में आग लग जाती है और फिर वह अपनी दांत पीसकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जून फू के साथ दोबारा आई हुई थी डिनर करने के लिए और जैक ही उन दोनों का अटेंड करता है। जैक को देखकर जून समझ जाती है कि अब उसकी इंजरी पूरी तरह से ठीक हो गई है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि जैक अब मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। इधर जैक उन दोनों को खाना सर्व करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर फू जून को मूवी के लिए पूछता है, जिस पर साफ साफ मना कर देती है कि क्या करके, उसके पास मूवी देखने का फालतू टाइम नहीं है। और फिर जिस पर फू कहता है कोई बात नहीं, तब हम दोनों कहीं डेट पर चल सकते हैं। जिस पर वहाँ भी जाने से जून उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों नहीं समझ आ रहा। जिस पर तुरंत फू जून के बगल में आकर बैठ जाता है और उससे कहना शुरू कर देता है कि तभी कम करते हैं, आज तुम चेक कर लो कि मैं तुम्हें कितना अच्छा सेटिस्फाई कर सकता हूँ। यह सुनकर तो जून बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, क्या तुम्हें बिजनेस नहीं करना हमारे फैमिली के साथ। जिसके बाद फू कहता है कि मैं इसमें गलत क्या कह रहा हूँ, कल को तुम मेरी वाइफ बनोगी और अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया तब तुम किससे जाकर कहोगी। अगर तुम अभी से ही जान लोगी कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं, तब तुम डिसीजन ले लेना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। जिस पर जून उसे एक और थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे तुमसे किसी भी परिस्थिति में शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और यह सब कहकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर फू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहना शुरू कर देता है कि मैं तो तुमसे शादी करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हम इधर देखते हैं जैक अपने घर पर होता है कि उसे कॉल आता है एक पार्सल लेने के लिए रात को 11 बजे। जिसके बाद वह पार्सल लेने के लिए नीचे अपने पहले दोस्त को भेजना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त का पेट खराब होता है, इसलिए उसे ही पार्सल लेने जाना पड़ता है। वह जैसे ही पार्सल पर साइन करने लगता है कि तभी उसके शोल्डर पर गुंडे, जो कि पार्सल वाले बनकर आए थे, इंजेक्शन मार देते हैं और उसे वहीं पर बेहोश करके ले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर होने के बाद जब जैक घर नहीं आया होता, तब उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जिस पर वह तुरंत पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन फिर सोचता है कि उसकी मिसिंग के 1 घंटे नहीं हुए हैं, इसलिए पुलिस को फ़ोन करके फ़ायदा नहीं है। और फिर वह फ़ोन लगा देता है मैनेजर को और उसे सारी चीज़ें बता देता है। इधर मैनेजर फ़ोन करता है जून को और उसे सारी चीज़ें बता देता है। जिसके बाद जून अपने कुछ लोगों को भेज देती है जैक को ढूंढने के लिए, जिस पर उनके लोगों का फ़ोन आता है और वह लोग जैक का लोकेशन जून को बता देते हैं। जून इधर गाड़ी तेज़ी से भगाते हुए, एक्सीडेंट करवाते हुए हमारे हीरो को ढूंढने के लिए पहुंच जाती है उसी लोकेशन पर। लेकिन जब जून और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पर पहुंच जाती है और जैक उन्हें नहीं मिलता, तब उन दोनों को लगता है कि शायद जैक मर गया है।
और फिर जून बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। तभी उसे पीछे से हमारे हीरो की आवाज़ आती है और वह उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है और फिर पूछना शुरू कर देती है, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया? और यह सब पूछते हुए वह फिर उसी की गोद में बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जैक और जून की बेस्ट फ्रेंड उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर जैक जून की बेस्ट फ्रेंड से पूछता है कि आखिर इतनी चोट उसे लगी कैसे, जिस पर वह बताती है कि जब से तुम गायब हुए हो तब से वह सोई नहीं है और आज तुम्हें ढूंढने के लिए जब वह आ रही थी तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था। तभी जैक अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं जून को कैसे छोड़ सकता हूँ जब वह मुझे ढूंढने के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं कर रही थी। और फिर तभी अंदर से डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि जून की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इधर जैक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर जैक अपने मन में यही सोचता है कि मैं तो डिज़र्विंग भी नहीं हूँ, उसकी लाइफ इतनी रिच और मैं कितना नॉर्मल आदमी हूँ, वह कैसे मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है। और तभी ऑपरेशन बंद होता है और डॉक्टर आकर जैक को बताते हैं कि उसकी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि उसे एब्डोमेन के नीचे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। जिसके बाद जैक उसका ध्यान बहुत ही अच्छे से रखने लग जाता है। वह जाकर जून के पास बैठता है और सोचने लगता है कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून को होश आ जाता है और जैक उसके पास ही बैठा होता है। वह सो रहा होता है और जून उसे उठाती है और तभी उन दोनों के बीच बात होना शुरू हो जाती है। तभी जैक जून से कहता है कि मेरा पॉकेट मेरे फेस से भी ज़्यादा क्लियर है, तुम्हें यह चीज़ बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम अपनी जान मेरे लिए गंवा रही थी। क्या तुम पागल हो गई हो? मेरे पीछे इतना क्यों पड़ रही हो? जिसके बाद जून अपने मन में कहती है, ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता नहीं कि तुम्हें मेरी फीलिंग कब समझ आएगी। और ये बात अपने मन में ही रखकर यूँ उससे कहती है कि अब जब मैंने तुम्हारे ऊपर एक दूसरा एहसान कर दिया है तब इसे रीपे करने के लिए तुम्हें मेरा ध्यान हमेशा रखना होगा। इधर हम देखते हैं फू बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था और वह अपने मन में बस यही सोच रहा था कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने न आ गई हो। इधर जून जैक से काम करवाना शुरू कर देती है। वह पहले उसको कहती है कि मुझे पानी पिलाओ, जिसके बाद जैक उसे पानी पिलाता है। तभी जून कहती है कि मुझे अब वॉशरूम जाना है, अपनी गोद पर उठाकर मुझे लेकर चलो। जैसे ही जैक जून के पास आता है, जून उसे दोबारा किस करने की कोशिश करने लगती है। जैक तुरंत अपना मुंह घुमा लेता है और कहता है, नहीं लग रहा है कि हेलो मत, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊँगा। जिस पर जून खुद ही कहने लगती है कि अगर तुम मुझे हिलने से भी मना करोगे तो मैं कैसे ही जाऊँगी। और फिर वह गुस्सा होकर बैठ जाती है और कहने लगती है, तुम तो मेरा ध्यान भी अच्छे से नहीं रख पाते। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और वह कहना शुरू कर देती है कि आपका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, वह आपका कितना ज़्यादा ख्याल रखता है, भगवान ऐसा बॉयफ्रेंड सबको दे। लेकिन इधर जैक अपने मन में सोचता है कि वह तो डिज़र्विंग ही नहीं है जून के लिए। तभी जून तुरंत जैक से कहती है कि ठीक है, अब मुझे खाना खिलाओ, जिस पर जैक उसे खिलाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही जून खाती है वह खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तब वह जैक से कहती है कि सिर्फ फूंक फूंक कर दो, जिसके बाद जैक उसे फूंक फूंक कर खिलाना शुरू कर देता है। जिसके बाद जून पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर आ रही होती है। तभी जैक उससे कहता है कि मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दो क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। जिस पर जून कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, जिस पर जैक उसे साफ साफ मना कर देता है और फिर वह कार से उतर जाता है। शाम को हम देखते हैं जैक अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर स्ट्रीट फूड खा रहा था और साथ में बात चल रही थी हमारी जो उनकी, जिस पर उसका बेस्ट फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे जैसे लड़के को इतने बड़े घर की लड़की कैसे पसंद आ रही है, तुमने उस पर कौन सा जादू मंत्र किया है, मुझे बहुत अच्छे से बताओ। जिस पर जैक कहता है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, मैंने उस पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ वह मेरे साथ इसीलिए है क्योंकि उसको मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारी बात उन दोनों के बीच में हो ही रही थी कि तभी जैक के फ़ोन में कॉल आता है जून का और वह कहती है कि मेरे ज़ख्मों में दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ
और फिर जैक भागता हुआ जून के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद जून उसे देखकर खुश हो जाती है और फिर जैक उसकी केयर करना शुरू कर देता है। तभी जून उससे कहती है कि तुम्हारे पास अब घर भी नहीं है तो तुम अब कहाँ रहोगे, मैं तुम्हें अपना घर देती हूँ, तुम यहीं पर रहो, हम दोनों साथ में रहेंगे और मैं तुम्हें अपने ऑफिस में एक रोल भी दे दूँगी। जिसके बाद जैक सोचता है कि यहाँ पर रहना मतलब एक जेल में रहना दोनों बराबर होगा। पहले तो वह जून को मना करता है, लेकिन जून जैसे ही कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही होगा, तब फिर वह मान जाता है। जिसके बाद जून उससे पूछती है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, जिस पर जैक कहता है पहले तो मुझे अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को चुकाना है। जिस पर जून पूछती है कैसे एक्सपेंसेस और मिंग ने तुम पर कब खर्च किया, जिस पर जैक बताता है कि जब मैं हॉस्पिटल में इतने दिनों से एडमिट था, जो मुझे चोट लगी थी उन सब का इलाज मिंग ने करवाया है। जिस पर तभी जून उसे सच बताती है कि वह इलाज मैंने करवाया था और मैंने तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस दिए थे। वह औरत सिर्फ तुम्हारे साथ प्रॉफिट के लिए थी और उसका कोई भी तुमसे लेना देना नहीं था। जिसके बाद जैक यह सब सुनकर शॉक हो जाता है और जून के ऑफिस में भी काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन का सीन हम देखते हैं, जहां पर जैक ऑफिस आता है और सब उसके लिए नया नया होता है। तभी सारे एम्प्लॉयज़ इसे देखकर बात बनाना शुरू कर देते हैं कि यह कैसे इतना गरीब इतने बड़े ऑफिस में काम करने आ गया। तभी जून को ऑफिस में देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आकर पूछना शुरू कर देती है कि तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर तुम क्यों यहाँ पर काम करने आ गई और तुम्हारे आशिक का क्या हालचाल है। जिस पर जून उसे बताती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उसे भी मैंने इस ऑफिस में रख लिया है ताकि वह अब मुझसे दूर न हो पाए, और इनफैक्ट आज सुबह उसने मुझे ब्रेकफास्ट भी बना कर दिया। जिसके बाद फर्स्ट डे ऑफिस का तो बहुत अच्छे से जाता है, लेकिन रात को जैसे ही जून और जैक एक साथ अपने घर जा रहे थे, तभी जैक जून से कहता है कि मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं और मुझे उसके लिए शॉपिंग करने की ज़रूरत है। जिस पर जून कहती है कि अभी तुम क्या खरीदोगे, चलो तुम ले लेना मेरा क्रेडिट कार्ड। जिस पर जैक कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों से अब कुछ भी नहीं खरीदना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, मुझे और नहीं बढ़ाना। जिस पर जून अपने मन में सोचती है पता नहीं यह पागल कब समझेगा कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, और फिर उससे कहती है कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। जिसके बाद हम अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैक बहुत ही अच्छे से काम करने के लिए आया हुआ था और वह जैसे ही अपने टेबल से उठकर कहीं जा रहा था कि एक एम्प्लॉई आकर उससे ज़बरदस्ती टकरा जाता है और फिर वह जैक को सुनाना शुरू कर देता है कि क्या तुम्हारे पास आँख नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम क्यों ज़बरदस्ती मुझसे आकर भिड़ गए। जिसके बाद वह ज़बरदस्ती जैक पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि जैक ने उसके डायमंड की रिंग चुरा ली है। जिसके बाद वह वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तमाशा खड़ा कर देता है। वहाँ पर जून भी आ जाती है और वह जैक से एक ही सवाल पूछती है कि क्या तुमने सच में इस रिंग की चोरी की है। जिस पर जैक उसे साफ साफ मना कर देता है, तो जून कहती है हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इन लोगों ने ही मिलकर तुम्हारे साथ कुछ तो किया होगा। जिसके बाद जैक तब से बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लग जाता है और बस वह यही सोचता है कि क्या जून उस पर भरोसा करेगी। लेकिन इधर जून इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए सबको लगवा देती है और फिर हम देखते हैं सारे एम्प्लॉयज़ बात करना शुरू कर देते हैं कि कैसे एक गरीब ने आकर डायमंड की रिंग की चोरी कर ली। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ा रहा होता है और उसे सुनकर जैक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी जून जैक के साथ ही होती है और वह भी यह सारी बातें सुन लेती है, जो उसके पास जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाकर कहती है कि तुम्हें इस कंपनी में काम करना है कि नहीं, अगर करना है तो तुम फालतू में रूमर्स क्यों फैला रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। जिस पर वह बार बार जून से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। जिस पर जून कहती है मुझसे नहीं बल्कि जैक से माफ़ी मांगो, और फिर वह जैक से भी माफ़ी मांगता है। तभी जून उसे कह देती है कि मुझे सब पता है ये किसने किया है, और फिर वह उसी आदमी की सच्चाई जब बोलना शुरू कर देती है कि तुम ही ने उसके पॉकेट से वो रिंग निकाली थी ताकि तुम जैक को फंसा सको। तब वह आदमी कहने लगता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने उस रिंग की चोरी की है।
जिस पर पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को भी पकड़ लेती है और वह आदमी ही सच बोलना शुरू कर देता है कि मैंने और स्नेही ने प्लानिंग की थी रिंग की चोरी की, ताकि हम जैक को फंसा पाएं। और फिर जून उन दोनों को ऑफिस से फायर कर देती है। जिसके बाद जैक अपने मन में सोचता है कि आखिर जून उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह जून को दे पाए। जिसके बाद जैक लिफ्ट में होता है और वह एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए सुनता है कि आज जून ऑफिस नहीं आई है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यह सुनकर जैक सोचने लगता है कि ऐसा क्या हो गया जो वह ऑफिस नहीं आई। इधर हम देखते हैं फू को, जो कि जून के ऑफिस में आया हुआ था और वह जैक को देखता है। तब वह सोचने लगता है कि अच्छा, ये उस दिन मरा नहीं, मतलब अब इसे मुझे मारना ही पड़ेगा, तभी मैं जून की लाइफ में अपनी जगह बना सकता हूँ। जिसके बाद उसी दिन ऑफिस खत्म होता है। जैक अपने घर जा रहा होता है। उधर ही फू जैक का पीछा करना शुरू कर देता है और उसके मन में रिवेंज के अलावा कुछ भी नहीं होता। वह बस यही सोच रहा होता है कि अगर यह नहीं होता तो शायद मैं आज जून के साथ होता, और फिर वह उसे जून के घर जाते हुए भी देख लेता है। यह देखकर तो वह बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और जैक के साथ कुछ तो बुरा करने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इधर हम देखते हैं जैक जून के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें क्या हुआ है। जिसके बाद जून वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और जैक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या मैं तुम्हारे लिए एग बॉयल कर दूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए चाउमीन बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूँ। जिस पर इन सब का एक ही जवाब जून देती है कि यह सब मैं डेली खाती हूँ और यहाँ पर मुझे खिलाने वाले लोग हैं, वह मुझे प्रॉपर खाना खिला देते हैं। जिसके बाद वह जैक से कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हें यह नहीं समझ आता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अभी तक तुम्हें नहीं समझ आया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस पर जैक कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर सच बताऊँ तो बस मैं तुम्हें कहता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मुझे यह तक नहीं पता कि मेरा बायोलॉजिकल डैड कौन है और मेरी फैमिली कौन है। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें किसी भी तरह की मटेरियल चीज़ नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन जून उससे कहती है कि तुम एक बार प्लीज़ रिपीट करोगे वह लाइन जो तुमने मुझसे कही है। जिस पर जैक दोबारा कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद जून कहती है ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, और फिर वह सो जाती है। और फिर जैक जैसे ही जाता है वह रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेती है और कहती है अब तो मैं इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद हम अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर जैक आता है और जून उसे कहती है कि क्या तुम देखना चाहते हो एक बॉस बनना कैसा लगता है। और फिर वह 3, 2, 1 के काउंट से जैक को उस चेयर पर बिठा देती है और फिर उसे किसवन करना शुरू कर देती है और तुरंत उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। फिर उसे किसवन करना शुरू कर देती है और तुरंत उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। तभी जैक कहता है कि यह एक पब्लिक प्लेस है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जून उसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ये मेरा पर्सनल ऑफिस है। तभी तुरंत वहाँ पर डोर नॉक होता है और दादाजी अंदर आ जाते हैं। जून तुरंत जैक की गोद से उतरती है और फिर उसकी चेयर को दीवार की तरफ घुमा देती है और दादाजी से कहना शुरू कर देती है कि अचानक से आपको इस ऑफिस में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, आप क्यों आए हो। जिस पर दादाजी उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। जिस पर जून उन्हें साफ मना कर देती है और दादाजी कहने लगते हैं कि आखिर वह है कौन जिसको तुम मुझसे छुपा रही हो, मुझे भी तो देखना है, दिखाओ दिखाओ। जिस पर जून उन्हें साफ मना कर देती है और ऑफिस से जाने के लिए कहती है। दादाजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, मगर जाते जाते कहते हैं कि मुझे इससे ज़रूर मिलवाना। जिस पर जून कहती है हाँ, सही समय आने पर मैं आपसे मिलवा दूंगी। जिसके बाद दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और फिर जैक जैसे ही जून को देखता है वह कहता है कि मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। जिस पर जून कहती है कि मेरे दादाजी तुम्हें खा नहीं जाएंगे, तुम नॉर्मल उनसे मिलने ज़रूर चल सकते हो। जिसके बाद जून ले आती है जैक को अपने घर में और दादाजी से मिलवाना शुरू कर देती है। तभी जून की दादी जैक से सारी चीज़ें पूछना शुरू कर देती हैं। तब जैक उन्हें अपने बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है कि वह कौन है और कहाँ से है।
तभी दादाजी जैक से उसकी उम्र पूछते हैं। तब जैक बताता है कि मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। जिसके बाद जब दादी पूछती हैं कि तुम पहली बार जून से कहाँ मिले, तब जून ही बताना शुरू कर देती है कि हम दोनों एक रोड पर मिले और तब से मेरी नज़र इससे मिल गई और मैं सिर्फ इसके ही पीछे पड़ गई। जिसके बाद दादाजी कहते हैं कि तुम इतने छोटे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो और अभी तो तुमने अपना 38वां बर्थडे मनाया था। तभी जून उन लोगों को चुप करवा देती है, ये कहकर कि आप लोग बूढ़े हो गए हो, आप लोगों में बुद्धि नहीं है, आप लोग सब भूल जाते हो। ये मेरा 25वां बर्थडे था। और फिर हम देखते हैं जून जैक को वाइन ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन जैक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर जून जैसे ही उसके थोड़ा पास जाने की कोशिश करती है, तभी उसके फ़ोन में कॉल आ जाता है उसकी मॉम का। तब उसकी मॉम पूछती है कि उसका क्या हुआ जिसने तुम्हारी बचपन में जान बचाई थी, तुम तो उसी से शादी करने वाली थी ना, अब यह नया लड़का तुम्हारी लाइफ में कहाँ से आ गया। जिस पर जून उनसे कहती है कि अब मुझे इससे प्यार हो गया है तो मैं इसी के साथ रहूँगी। मैंने उसके लिए बहुत दिन वेट किया, वह मुझे कहीं भी नहीं मिला, हो सकता है वह मर गया हो। जिसके बाद फ़ोन रख देती है और फिर जब जैक उससे पूछता है, तब वह जैक को सारी चीज़ें बताना शुरू कर देती है कि कैसे बचपन में एक लड़के ने उसकी जान बचाई थी और वह उसका बचपन का प्यार था। जून बताती है कि मैंने उसे एक ब्रेसलेट भी दिया था ताकि मैं उसे पहचान पाऊँ, लेकिन शायद वह डिसअपीयर हो गया है, इसीलिए वह मुझे नहीं मिला। जिस पर जैक उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, जिस पर जून कहती है कि अब सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरा उस पर दिमाग नहीं जाता। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और अगर वह मेरी लाइफ में अचानक भी आ गया, तब भी मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। और फिर जैक ये सुनकर जून को हक कर लेता है। जैक और जून एक दिन घूमने के लिए निकले थे, तभी फू उन्हें दोनों को साथ में देख लेता है और जलने लगता है और यह सारी बातें वह मिंग को कॉल करके बता देता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। और फिर तभी हम देखते हैं जैक एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और वह उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और फिर वह उससे चिपकना शुरू हो जाती है। जैक उससे दूर आता है और फिर वह उससे उल्टी सीधी बातें उसके फ्यूचर को लेकर करने लगती है, जिस पर उन दोनों की बातें अच्छी खासी होने लगती हैं। तभी वह जैक को चाय ऑफ़र करती है और कहती है कि वाइन पीने से अच्छा है कि आप मेरे साथ ये पीजिए ताकि हम दोनों की एक कन्वर्सेशन अच्छी हो जाए। जिसके बाद जैसे ही वह चाय जैक पीता है, उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है क्योंकि फू और मिंग ने उस चाय में ड्रग्स मिला दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं जैक को वह लोग एक होटल रूम में ले आते हैं और मिंग अपना उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही वह उसके थोड़ा पास जाती है, जैक दूर हटने लग जाता है। तभी वहाँ पर जून आ जाती है और उसके लोग फू को पकड़ लेते हैं और फिर वह जैसे ही जैक के पास जाती है, जैक उससे कहना शुरू कर देता है कि थैंक यू, तुम यहाँ पर आ गई, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत करने वाले थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी फू जून से वहीं पर माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और फिर जून कहती है मिंग से कि तुम भागती हो या मैं भी तुम्हें यहाँ से लात मारकर भगाऊँ। जिसके बाद नशे में आने के बाद जैक से कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसीलिए वह जून को किस करना शुरू कर देता है और फिर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। जैक सो जाता है और उसके टी शर्ट के साथ खेल रही होती है कि तभी वह जैक के हाथ में उसका लव बर्थ मार्क देखती है और फिर वह उससे पूछना शुरू कर देती है कि यह तुम्हारे हाथ में कहाँ से आया। जिसके बाद जून कहती है कि ये तो वही बर्थ मार्क है जो मेरे उस बेस्ट फ्रेंड के पास था जिसने मेरी जान बचपन में बचाई थी। जिस पर जैक कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बचपन में बचाया है और मेरे पास कोई भी पेंडेंट नहीं है जैसा कि तुमने कहा था। जिस पर जून उससे पूछना शुरू कर देती है, तब तुम्हारी कोई बचपन की याद है जो तुम्हारे पास है। जिस पर वह बताना शुरू कर देता है कि हाँ, मुझे एक गांव का नाम याद है जहाँ पर मेरे दादाजी रहते थे और उसका नाम था मिष्टी विलेज। जिससे जून को सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और वह कहती है कि हाँ, वही गांव था, वहाँ मैं भी रही हूँ। और फिर जून पहचान जाती है कि जैक ही वही है जिसे वह 6 साल से ढूंढ रही थी। जिसके बाद वह दोनों आपस में हग कर लेते हैं। जैक को याद नहीं है, लेकिन जून कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम वही हो। और फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।